मेरा नाम विष्णु प्रसाद पंथी है। मैं आज क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 6 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 कंट्री फिलहाल इसके पार्ट है और ये कब फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 को करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था 1914 और कब तक चला था 1919। तो इस वार का जो एंड हुआ था उसमें क्या होता, ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन, लाखों की तादाद में लोग मरे थे। और क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल फील्ड टोटली हाफ ऑफ द जो उस कंटेंडेंट कंट्री था उनका हाफ ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड पूरा डिस्ट्रॉयड हुआ था। और क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज खत्म हो गया था, फैक्ट्रीज बर्न डाउन हो गया था और प्रॉपर्टी सारा तहस नहस हो गया था, फॉरेस्ट जल के राख हो गया था और बहुत सारा एनिमल भी मर गया था। तो ये डेवास्टेटिंग वार के बाद में बुद्धिजीवी, जो बड़े बड़े देश के बुद्धिजीवी है, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर फ्यूचर में ऐसे ही चलते रहा तो दुनिया तबाह हो जाएगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां से ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का शुरुआत होता है। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1919 में, उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है द लीग ऑफ नेशंस। डेट नोट कर लीजिएगा 1920, द लीग ऑफ नेशंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना और आने वाले समय में कोई भी वार हो उसे रोकना, शांति कायम करना, म्यूचुअल कोऑपरेशन स्टैब्लिश करना वेरियस कंट्रीज का साथ में, ये इसका मेन उद्देश्य था। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा हो नहीं पाया। उसके 20 इयर्स बाद में, जैसे आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेलर क्यों रहा, इसके पीछे क्या कारण है, उसका मैं संक्षेप में आपको वर्णन करता हूं। इसका जो फेलर होने का सबसे पहला वजह था फेलर टू अचीव डिसआर्मामेंट। इसका मकसद था कि वॉर में जो हथियार का होड़ लग रहा है, मिलिट्री एक्सटेंशन का होड़ लग रहा है, उसको रोकना। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं रोक पाया। पहला कॉजेस ऑफ फेलियर था। दूसरा, एब्सेंस ऑफ मेजर पावर। इसमें जैसे मेजर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं था, तो यहीं से इस ऑर्गेनाइजेशन का वीकनेस जो है रिवील होता है। और तीसरा इसका कारण था, लीग ऑफ नेशन का कोई अपना ट्रूप्स नहीं था। जैसे आपको पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अपना ट्रूप्स रिजर्व है, लेकिन लीग ऑफ नेशन का कोई ट्रूप्स नहीं था। और दूसरा था, जिन देश इसके मेंबर थे उनके बीच में भी अच्छा खासा तालमेल नहीं था, सब अपने मोटिव की ओर भाग रहे थे। तो इस कारण मैंने आपको बताया 1 2 3 4 4 कारण मैंने बताया। इस 4 कारण के मेनली वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं रहा, फेलर हुआ। तो उसके बाद तो क्या आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन टर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी बहुत खतरनाक था। जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुआ था उसका लगभग डबल नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट का स्थिति तो भयंकर रूप ले चुका था, चारों तरफ फूड क्राइसिस था, नए नए बीमारी ने जन्म लिया था क्योंकि बहुत सारा वेपन्स उसमें इस्तेमाल किया गया था, पॉइजनस वेपन जिसको हम कह सकते हैं। इसके वजह से जो देश का जो हालात था वो बहुत बुरा स्तर से गुजर रहा था। तो बड़े बड़े देश फिर आमने सामने आना शुरू हो गए। उन्होंने डिस्कशन किया कि अगर ऐसे चलते रहा तो विश्व में हमारा कोई सुरक्षा हो नहीं पाएगा और ये दुनिया तहस नहस का ओर बढ़ेगा। तो यहीं से आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बनने का शुरुआत होता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले बहुत सारा समिट्स हुए थे, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हुए थे, बहुत सारा मीटिंग्स हुए थे, बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। फाइनली जाके ये बहुत साल के कड़ी मेहनत के बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन का रूपरेखा जो तैयार हुआ था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना था, इसके बारे में मैं संक्षेप में डिस्कशन करना चाहूंगा। ओरिजिन ऑफ द यूएनओ। पहला जो मीटिंग हुआ था
वो लंदन में हुआ था, जिसको हम लंदन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और उसमें जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसको हम लंदन डिक्लेरेशन कहते हैं। वो कब हुआ था? जून 1941 में हुआ था। उसमें कौन कौन कंट्रीज ने भाग लिया था? उसमें भाग लिया था रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड। इन देशों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और काफी डिस्कशन के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, दुनिया में, विश्व में और कोई वार न हो और कोई तबाही न हो, उसको रोकने के लिए एक नया रूपरेखा उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तैयार किया जाएगा। यही था उसका आउटकम। दे विल साइन ए ट्रीटी टू एंड द वॉर। मैं संसद में बोल रहा हूं, उसका आउटकम यही था। उसके बाद फिर एटलांटिक चार्टर साइन हुआ। हम चार्टर किसको बोलते हैं? जब बड़े बड़े देश के हेड कुछ डॉक्यूमेंट को साइन करते तो हम उसको चार्टर कहते हैं। एटलांटिक चार्टर के बारे में मैं बता रहा हूं। ये चार्टर कब साइन हुआ था? अगस्त 1941 को। तो इस चार्टर को किस किस ने साइन किया था? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका, विंस्टन चर्चिल ऑफ ब्रिटेन। ये लोग एक जहाज में मुलाकात हुए थे और उसके बाद इन्होंने काफी डिस्कशन किया आगे क्या करना है। डिस्कशन के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे। उस डिस्कशन का कुछ मेन पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट था उस डिस्कशन का, टू ओपोज एटम ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन बाय एनी पावर। दुनिया में वार का शुरुआत इसी वजह से हुआ था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अगर आप देखते हैं कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, उस समय से आप अगर लेके देखते तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेके बहुत सारा तनाव दुनिया में पैदा हुआ था। तो ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन को खत्म करने के लिए कदम उठाना इसका मेन पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी अटैक एंड इन्वेशन। अगर कोई इन्वेशन कंटिन्यू करता है और कोई एक कंट्री दूसरा कंट्री को अटैक करता है तो उसको सिक्योरिटी प्रदान करना इसका दूसरा उद्देश्य था। इसका तीसरा उद्देश्य था टू अलाउ पीपल ऑफ ए कंट्री टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट। आपने देखा कॉलोनिज्म का दौर में बहुत सारा कंट्री गुलामी के कगार पे थे। वो लोग का अपना कोई राइट्स नहीं था, फ्रीडम नहीं था, दूसरे कंट्री के दबाव में थे, दूसरे कंट्री के कब्जे में थे। तो इन लोगों को आजादी दिलाना, फ्रीडम दिलाना, ये तीसरा पॉइंट था इसका। और चौथा पॉइंट इसका था टू रिमूव ऑल द कॉजेस ऑफ वार। जिस कारण से दुनिया में वार हो रहा है उस कॉजेस को खत्म करना इसका पॉइंट नंबर 4 था। एंड द लास्ट पॉइंट था टू डिसआर्म द कंट्री लाइक इटाली एंड जर्मनी। उस समय में इटाली एंड जर्मनी काफी तादाद में वो लोग अपना मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे, आर्म्स एंड वेपन्स बढ़ा रहे थे, तो उनको रोकना इनका मेन उद्देश्य था। तो इन सब बातों को लेके जो एक चार्टर साइन हुआ था, जिसको मैंने पहले आपको बताया, जिसका नाम था एटलांटिक चार्टर, और ये कब साइन हुआ था? अगस्त 1941। उसके बाद फिर और एक डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये डिक्लेरेशन कहां साइन किया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कब साइन किया गया था? 1 जनवरी 1942 में। तो इसमें 26 कंट्रीज में भाग लिया था, वहां के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया था जिसको डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। और इस डिक्लेरेशन में जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल द्वारा जो एटलांटिक चार्टर में जो डिक्लेरेशन साइन किया गया था उसको मान्यता दिया गया था। और उसमें उसका जो मेन पॉइंट था कि हर एक देश आपसी संबंध बढ़ाएंगे, जिसको म्यूचुअल कोऑपरेशन कहते हैं, और बहुत सारे समझौता साइन करेंगे, ट्रीटी साइन करेंगे, ताकि भविष्य में वार न हो, भविष्य में शांति कायम रहे। सब देश एक साथ आएंगे और एक कलेक्टिव इफोर्ट लेंगे और दुनिया में शांति कायम करने के लिए स्टेप लेंगे। यही डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट जिसको मैंने अभी बताया था। उसके बाद में कासाब्लैंका कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो कब हुआ था? जनवरी 1943। और कहां पर हुआ था? मोरक्को। और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका एंड विंस्टन चर्चिल ऑफ ब्रिटेन, मुख्य रूप से ये दो महारथी थे और साथ ही अन्य देश भी इसमें शामिल हुए थे। तो
इसमें यह डिस्कशन किया गया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बात चल रहा है उसका रूपरेखा क्या होगा, उसमें कितने ऑर्गन्स होंगे, कैसा काम कैसा फंक्शनिंग होगा, इन सब बातों के लेके इसमें डिस्कशन हुआ था। उसके बाद में फिर और एक डिक्लेरेशन साइन किया जाता है मॉस्को में, जो 30 अक्टूबर 1943 को, जिसको मॉस्को डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स बहुत सारे देश के भाग लिए थे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इस कॉन्फ्रेंस का अंत में चाइना भी शामिल हुआ था। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या था कि पूरी तरह से एक रूपरेखा तैयार करना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है उसके अंतर्गत ये आए। उसके बाद क्या हुआ था, तेहरान डिक्लेरेशन हुआ था। ये तेहरान डिक्लेरेशन कब साइन किया गया था, अक्टूबर 1944 में। ये तेहरान कहां पर है, ईरान। तो इसमें एक समिट मीटिंग हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल एंड स्टालिन ऑफ साउथ अफ्रीका, इन्होंने भाग लिया था। और यहां पर भी उसी मुद्दे पर डिस्कशन हुआ था कि जल्द से जल्द एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और उसका रूपरेखा तैयार किया जाए। उसके बाद और एक कॉन्फ्रेंस हुआ था दुम्बार्टन में, जिसको हम दुम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वो कब हुआ था, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चला था 1944 को। उसमें अभी तक जितना सारा मीटिंग्स हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, समिट हुआ था, उनका जो मेन पॉइंट्स था उनको इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट बनाना, ट्रांसलेट करना, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। उसके बाद हुआ था यल्ता कॉन्फ्रेंस। यल्ता कहां पर है, रशिया। ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, फरवरी 1945 में। इसमें भी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल एंड जोसेफ स्टालिन, इन 3 महारथी ने भाग लिया था। और यहां पर जो सीरियस प्रॉब्लम अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ था, या अभी तक जो कॉन्फ्रेंस हुए थे वहां में सॉल्व नहीं हुआ था, इन इश्यूज को लेके डिस्कशन किया गया। अब अंत में और एक कॉन्फ्रेंस आता है जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो अप्रैल से लेकर जून महीना तक चला था 1945। और याद रखिएगा, ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस था एमंग ऑल द कॉन्फ्रेंस, एंड ये लास्ट कॉन्फ्रेंस था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का रूपरेखा तैयार किया गया था। इसमें 51 देशों से 260 यानी 260 रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था। डिस्कशन के बाद, काफी छलफल के बाद सब लोगों ने अपना सिग्नेचर दिया था। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था, जिसको हम आज के डेट में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और हम 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में विश्व भर में मनाते हैं। तो इस तरह से काफी छलफल के बाद, काफी प्रयत्नों के बाद, काफी मीटिंग्स के बाद, हर टॉपिक्स, हर मुद्दा, हर इश्यूज जो जरूरी था, जो इम्पोर्टेंस था, उस पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद इसको रूपरेखा दिया गया और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था, जिसको आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम्ब्लेम देखा होगा, जिसमें 2 पत्ती ऐसा डायरेक्शन में आपको दिखाया गया है, और वो किस पेड़ का पत्ता है, ओलिव। और ओलिव क्या सिंबलाइज करता है, पीस। तो यानी आपको जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम्ब्लेम है, उसमें आपको एक पीस का तस्वीर झलकता है। लेकिन इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या था, किस उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इसका जो उद्देश्य है, इस ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 1 और 2 में बताया गया है। सबसे पहला मैं शुरू करता हूं प्रियम्बल से, इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रियम्बल से। प्रियम्बल क्या होता है, किसी भी एक रिटन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका बिगिनिंग लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंट्रोडक्शन लाइन है। तो इसी तरह प्रियम्बल भी एक इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी एक रिटन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। तो ये प्रियम्बल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का
जो मैं अब डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो इस प्रियम्बल में मुख्यतः 5 विषय के बारे में चर्चा किया गया है। इसका पहला चर्चा है टू सेव जनरेशन फ्रॉम डेवास्टेटिंग वार। जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको इन डेवास्टेटिंग वार, खतरनाक वार से बचाया जाए, यानी ऐसा कोई लड़ाई विश्व में आगे न हो जिससे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा हो। इसका पॉइंट नंबर 1 यही था। उसका पॉइंट नंबर 2 था मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी विश्व में शांति कायम करना और विश्व का जितना देश है उसके अंदर ये भरोसा डालना या भरोसा दिलाना कि वो सुरक्षित है। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 था टू एंश्योर फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेजेस। तो फंडामेंटल राइट्स एंश्योर करना यानी सबको इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिले, कोई किसी का फंडामेंटल राइट्स पर चोट न करे और फंडामेंटल राइट्स कोई पार्टिकुलर रिलीजन, पार्टिकुलर सेक्स, पार्टिकुलर कास्ट, पार्टिकुलर क्रीड को बेस करके नहीं बनाया गया था। यहां टोटली इक्वलिटी का बेसिस पे ये बनाया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट था इसका टू क्रिएट फ्रेंडली एटमोस्फेयर टू रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटीज। तो विश्व में एक फ्रेंडली वातावरण स्थापित करना और इस जो ट्रीटी समझौता साइन किया गया है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत इन ट्रीटीज को सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। और पॉइंट नंबर 5 इसका है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना, सारे प्रॉब्लम जो है विश्व भर में एराइज हो रहे हैं बर्निंग प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना, चाहे वो प्रॉब्लम सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रॉब्लम आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रॉब्लम कल्चरल क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम हो उसका सही रूप से समाधान करना। अब इसके फंडामेंटल एम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका फंडामेंटल एम्स क्या है? पॉइंट नंबर 1 में वही आता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला मकसद यही था कि विश्व भर में शांति कायम करना और हर एक देश को यह भरोसा दिलाना कि वो सुरक्षित है। इसका फंडामेंटल एम्स, सबसे प्रमुख फंडामेंटल एम्स है। नंबर 2 है टू रिमूव ऑल मीन्स विच थ्रेटन पीस। विश्व में जिस कारण से भी पीस को खतरा हो उस कारण को ही समाप्त करना इसका दूसरा उद्देश्य था। और इसका तीसरा उद्देश्य है टू सप्रेस ऑल मीन्स विच में वायलेट पीस एंड सिक्योरिटी। वो सभी जरिए को खत्म करना जो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। उसके बाद टू क्रिएट फ्रेंडली एटमोस्फेयर विद ऑल नेशंस। विश्व में जितने भी देश है उनके साथ भाईचारा कायम करना, फ्रेंडली एटमोस्फेयर कायम करना, वार्तालाप करना, ब्रदरहुड कायम करना, ये उसका चौथा उद्देश्य था। इसका 5वां उद्देश्य था टू एक्सटेंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल प्रॉब्लम। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और विश्व में जितना भी सामाजिक या आर्थिक या कल्चरल या और कोई समस्या है उसको बातचीत के जरिए समाधान करना, न कि वार के जरिए।